आगे मैं एज इनॉग्रेटर डॉक्टर हरीश चंद्र पिपरिया सर को इनवाइट करता हूँ माइक पे। इंपा के 8वें अधिवेशन में पधारे हुए वामसेप के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय कुमार काले साहेब, इंपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर राजेश कुमार, मंचासीन मेरे सब विद्वान साथियों, हॉल में उपस्थित मेरे मित्रों, सहपाठियों, आप सबको मेरा जय मूल निवासी। सबसे पहले मैं इस मूवमेंट को बचाने के लिए, बहुजन समाज के इस मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए उन सभी का साधुवाद करता हूँ। कुमार काले सर से लेकर सारे उनके साथियों का, उन्होंने बड़ा उपकार किया इस समाज के ऊपर कि इस मूवमेंट को व्यक्ति से न जोड़कर विचारधारा से जोड़ने की लड़ाई लड़ी और उसमें विजय प्राप्त करी। मेरे कई साथी हैं जिन्हें पता नहीं कि हमारे इस मूवमेंट में क्या क्या गड़बड़ी हो गई, कैसे हो गई, जिन पर इतना विश्वास किया, विश्वासघात किया। लोग असमंजस में है कि हम किस किस का साथ दे रहे हैं। कई नेता आए, सामाजिक कार्यकर्ता बनकर आए, लेकिन उनकी महत्वाकांक्षा नेता बनने की उभर पड़ी और उसकी वजह से ही इस मूवमेंट को बड़ा धक्का लगा। मैं उन्हें फिर से साधुवाद देता हूं। इस देश में संख्या के हिसाब से आज दुनिया का नंबर 2 देश है और कुछ ही साल में शायद नंबर 1 बनने जा रहा है, लेकिन लिटरेसी के मामले में अभी काफी पीछे है। और इस देश के जो शासक जातियां हैं वो नहीं चाहती कि लोगों में शिक्षा का प्रसार हो। शिक्षा के प्रसार से लोगों में अवेयरनेस बढ़ती है, दोस्त और दुश्मन की पहचान करने में उन्हें मदद मिल जाती है। उनका स्वभाव उस हाथी की तरह है जिनके देखने के दांत कुछ और होते हैं, खाने में कुछ और होते हैं। मुझे सरप्राइज लगा था जब इस देश का मुखिया संसद में गया तो उसने संसद के दरवाजे पर दहलीज पर सिर रखा। शायद हृदय परिवर्तन हो गया हो, लेकिन वो दिवा स्वप्न निकला जैसी उम्मीद थी कि उसके बनाने वालों ने जिस टकसाल में उसको ढाला है वो अपने को कुछ भी कहे, लेकिन काम तो उस टकसाल के मालिक का ही करना है। एक पेशेंट मेरी क्लिनिक में आया, मैं जनरल प्रैक्टिशनर हूँ, ग्वालियर में मेरा छोटा सा अस्पताल है। पिछले 40 साल से लगातार मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ। तरह तरह के बहुत अनुभव मिले। एक लड़की आई, उम्र रही होगी 16 साल। उसके चाचा और पिता भिंड जिले के पास गोहद तहसील है, वहां से उसको लेके आए। डॉक्टर साहब, इसके सिर में दर्द होता है। देखने में लड़की स्वस्थ लग रही थी। सबसे पहला ध्यान हमारे फिजिशियंस का इसी पे ही जाता है, ऐसा तो नहीं आईसाइट वीक हो। तो मैंने उस बच्ची को अपने पास खड़ा किया, एक आंख में मैंने पूछा कि बेटा पढ़ती हो? बोले हाँ साहब, 9वीं क्लास में पढ़ता हूँ। अपनी भाषा लैंग्वेज में बोली। मैंने एक आंख बंद करो, ये चार्ट पढ़ो, हिंदी में लिखा है। तो वो नहीं पढ़ पाई। मैंने कहा अच्छा ये आंख खोलो, दूसरी आंख से पढ़ो। दूसरी आंख से भी नहीं पढ़ पाई। मैंने कहा अच्छा दोनों आंख खोल के पढ़ो, नहीं पढ़ पाई। मैंने कहा अच्छा पास में जाके पढ़ो, नहीं पढ़ पाई वो लड़की। तो जब वो नहीं पढ़ पाई तो मेरे को थोड़ा सा इरिटेशन सा भी हुआ। मैंने कहा कैसे क्लास कैसे पढ़ती है?
तो मैंने उसको पूछा कि बेटा स्कूल जाती हो? बोले हाँ। तो स्कूल में क्या होता है? हम तो साहब रोटी खावे जाते हैं। रोटी खाने पाठशाला को पाकशाला बना दिया, बच्चों की एजुकेशन, प्राइमरी एजुकेशन खत्म कर दी। हमारा भविष्य क्या बनने वाला है? ये शासक जातियों की चाल को हमें समझना चाहिए। और हम हमारे डॉक्टर समुदाय के ऊपर जिस समाज का हम पर कर्ज चढ़ा है, हमारे महापुरुषों का कर्ज चढ़ा है, हम जहां से समाज से आए हैं, हमारे ऊपर भारी कर्ज है अपने समाज के लोगों को अवगत करने का, समझाने का, बताने का। दोस्तों, देश चूंकि बहुत बड़ा है, तरह तरह की चिकित्सा विधियां हैं, और मेरे विचार से हर घर में कोई ना कोई डॉक्टर हमारे रहता ही है, कुछ नहीं तो दादी माँ तो रहती है। प्रकृति ने हमको स्वस्थ रखा, और स्वस्थ रखा प्रकृति में और भी जो जीव रहते हैं, पशु पक्षी मनुष्यों के अलावा, सब स्वस्थ दिखते हैं। कोई भी बीमार होते नजर नहीं आता, डल नजर नहीं आता, कोई सुसाइड करता नहीं दिखता। सब अपनी मौत अपने समय से समय पूरा करते हैं। उसकी वजह लोग प्रकृति में रहते हैं, जो मिलता है सो खाते हैं। गर्मी लगती है उनको तो उनके पास में कोई एसी कूलर नहीं होते, ठंड लगती है तो उनके पास में कोई हीटर कोट पैंट टाई हमारी तरह नहीं होती। प्रकृति में रहने की वजह से उनको उसकी आदत बन जाती है। जैसे हमारे नाक और कान को जैसे सर्दी कम लगती है शरीर की अपेक्षा, क्योंकि हमेशा खोले ही रहते हैं, प्राकृतिक स्थिति में रहते हैं। तो प्रकृति में रहकर प्राकृतिक भोजन करते हैं तो निश्चित तौर पर हम स्वस्थ रहते हैं। हमारा जो कलेवर, जो मनुष्य का शरीर बना है, ये हजारों साल से वही है। एक्सटर्नल तो चेंज होता चला जा रहा है जैसे जैसे सिविलाइजेशन बढ़ रहा है, लेकिन इंटरनल नहीं बढ़ चेंज हो रहा कुछ भी। लेकिन हमारा भोजन, रहन सहन, टिप टॉप, ऊपर से दिखना करना, हम वो सब चेंज होता चला जा रहा है। आज हवाई जहाज का पेट्रोल यदि स्कूटर में डाल दिया जाए तो डियर स्कूटर नहीं चल सकता। यदि स्कूटर का पेट्रोल यदि हवाई जहाज में भर दिया जाए तो निश्चित तौर पर हवाई जहाज में नहीं चलेगा। अर्थात जिसका जो इंजन है, उसका जो स्पेसिफिकेशन है, जो उसका फ्यूल है, भोजन है, वही नहीं मिलेगा तो वो नहीं चल सकता। हमारा इंटरनल ढांचा नहीं बदला, एक्सटर्नल बदला। तो इसके लिए जो प्राकृतिक भोजन चाहिए वो मिलेगा तो हम ठीक चलेंगे, नहीं तो फिर गड़बड़ ही गड़बड़ है। और गड़बड़ होता ही है तो फिर तरह तरह की पैथियां का उपयोग करना पड़ता है, जो आदिम काल से चली आ रही है आज तक। अलग अलग क्षेत्र में, अलग अलग देश में वहां के लोगों के अनुभव के आधार पर तरह तरह की पैथियां भी डेवलप हुई। कुछ पैथियों के मैं नाम थोड़े से बताऊंगा, क्योंकि पैथियां तो इतनी ज्यादा हैं कि सैकड़ों की संख्या में है। हर 100 गज 100 किलोमीटर पर कोई ना कोई नई पैथी आ जाती है। दुनिया, देश बहुत बड़ी है, भाषा बदल जाती है। पैथी तो और अलग की बात है, सबके अपने अपने अनुभव है। जैसे एक्यूपंक्चर और एक्यूप्रेशर है, ये भी एक पद्धति रही है, चाइना से डेवलप हुई विशेष तौर से, जिसमें कील वगैरह छोटे छोटे करते हैं, आप सब परिचित ही हैं। ऐसे ही एक अप्रत्यक्ष उपचार जिसको कहते हैं एब्सेंट हीलिंग, इसमें आमतौर पर यदि कोई व्यक्ति बीमार हो जाए, जैसे ईसाई धर्म में या दूसरे धर्म में, उनको यदि ये बात बताई जाए कि फलाने फलाने व्यक्ति अपने पत्र लिखे या अपने मैसेज दे, तो व्यक्ति के ना होते हुए भी उसके लिए प्रार्थना की जाती है, और ऐसा सोचते हैं कि साहब उसकी वजह से उसको आराम मिल जाता है। जैसे आजकल टेलीपैथी वगैरह भी होती है कि नहीं? तो टेलीमेडिसिन, टेलीपैथी वगैरह भी उस तरह की एक पैथी है जिससे लोगों
तो आराम मिलते देखा गया, लोगों का उसमें विश्वास भी है। बहुत सारी एरोमापैथी, जैसे गंध खुशबू से आदमी का मूड खराब हो, उसके नेचर मालूम पड़े तो खुशबू से उसको इलाज भी करते हैं। उसको अपन कहते हैं अरोमा थेरेपी। कुछ में धुनी वगैरह भी देते हैं, उसी के अंदर खुशबू स्मेल वगैरह देते हैं उसको। ऐसे ही ऑर्गेनोथेरेपी, शरीर के अंगों का उपचार के लिए उपयोग करना, ये भी एक पैथी है। बहुत है। एक ऑटो सजेशन है, मन को समझाना, अपने आप को देखना, एक तरह से वार्तालाप के द्वारा उसको मेंटल बूस्ट करना, उसको विश्वास पैदा करना। ऐसी बहुत सारी पैथियां हैं। मैं पढ़ रहा था तो मैं इतनी याद नहीं लिख सका, तो मैंने कुछ लिख भी ली, 50-60 तो लिख पाया, लेकिन इतनी लंबी लिस्ट थी मैं। तो कहने का मतलब ये है कि हर जगह एरिया की अलग अलग पैथियां हैं। मैं इसमें ज़्यादा समय ना खर्च करके मैं एक बात अपने मन की कहना चाहूँगा, जो अक्सर मैं अपने अस्पताल में भी, क्लिनिक में भी कहता हूँ। मैं क्लिनिक में अपने नेचुरोपैथी को ज़्यादा प्रेफर करता हूँ, विशेष तौर से अपने मरीजों को। नेचुरोपैथी के मैंने वो करिश्मे देखे हूँ कि मैं एलोपैथिक डॉक्टर की गजब के रिजल्ट्स आते देखे। कई बार मेरे पास वो पेशेंट आते हैं, दूर दूर से डीएम देख रहे हैं, तरह तरह के होके आ रहे, पेशेंट ठीक नहीं हो रहा तो उसको मेरे पास भी आते हैं, और मैं थोड़ा सा उनकी लाइफ स्टाइल चेंज करता हूँ, खाना पीना चेंज करता हूँ, उससे उनको आराम मिल जाता है। एक मैं अनुभव सुनाऊंगा आपको, याद आ गया बात करते करते। एक मुरैना जिले में था, वहाँ बड़ा जमींदार था, वो 50 डॉक्टरों को दिखलाया। उसकी समस्या ये थी, उम्र रही होगी करीब 50-52 साल के, साहब शरीर में फुर्ती नहीं आती, भूख ही नहीं लगती, हाथ पैरों में थकान सा बना रहता है। और मैं 50 डॉक्टरों को दिखाया, पर्चे फाइल लेके आया, वो जहाँ देखो वहाँ जांच होती, सब होता, और पेशेंट को आराम नहीं। मैं मरीज देखने में बहुत टाइम लगाता हूँ, मेरे दूसरे और पेशेंट हैं और अटेंडेंट लोगों को बड़ी इरिटेशन होता है कि डॉक्टर साहब यार बहुत टाइम लगाते हैं अपने क्लिनिक में। तो मैं उन्हीं को टाइम देता हूँ, तो पहली बार जिस पेशेंट को देखता हूँ विशेष तौर से। उसकी जब मैंने हिस्ट्री पढ़ी, उसका आर्थिक देखा, उसका काम का वो देखा, क्या काम है, क्या भोजन करता है, क्या नहीं करता है, क्लास 1 भोजन है, आराम बिल्कुल है, काम कुछ है नहीं। मैंने सब देख दाख के सारी रिपोर्टें और उसको एग्जामिन करके मैंने अपना कंसल्टेशन का वो बनाया, उसको दिया कंसल्टेशन करके, और दवा के नाम पर और बहुत सारी बातें समझाई। एक गोली दी मैंने, रंग बिरंगी एक गोली उसको दी। अब वो बड़ा ताज्जुब में था, डॉक्टर साहब एक एक गोली क्या काम करेगी? मैं इतने साल से बीमार, इतने डॉक्टरों को दिखाया, सबको करे आया, तो मैंने उसको एक गोली में मैंने कहा इससे एक गोली से तुम ठीक हो जाओगे, आराम हो जाएगा, ऐसा मेरा विश्वास है, ज्यादा दवाइयों की जरूरत नहीं है तुम्हारे को। मैंने देखा एक बात है, ये गोली तब खानी है जब आपको पसीना आए, तभी खानी है। तो साहब पसीना तो मुझे आते ही नहीं है। तो उसकी समस्या ये थी, बड़ा जमींदार टाइप आदमी था, इनकम बहुत ज्यादा थी। तो उसको कहा कि पसीने के लिए भाई सुबह दौड़ने जाओ, घूमने जाओ, फावड़ा चलाओ, तुम खेती वाले, पसीना आएगा जब गोली तुमको बहुत काम करेगी। और उसको समझा के फिर बड़ी उससे भेजा, कहा। तो वास्तव में जब 1 महीने बाद आया, उसके चेहरे पे प्रसन्नता थी, बोले साहब मुझे तो अच्छी लगने लगी, शरीर की फुर्ती सुस्ती कम हो गई साहब, बहुत आराम लगने लगा। तो दोस्तों कई बार हिस्ट्री पे टेकिंग यदि अच्छी रखी जाए तो निश्चित तौर पर हम अपने मरीजों का, सभी का, अपने विशेष तौर से हमारे मूल निवासी जो गरीब लोग हैं, दूसरे लोग हैं, उनकी हम बहुत मदद कर सकते हैं। प्रकृति ने हमको कुछ फ्री के चिकित्सक दिए हुए हैं, उन चिकित्सक का यदि हम उपयोग कर लें तो निश्चित तौर पर हम स्वस्थ रह सकते हैं, बीमार को स्वस्थ कर सकते हैं, और स्वस्थ तो स्वस्थ व्यक्ति रहे, चेहरे पे प्रसन्नता रहे, अलग दिखे, एज भी अच्छी हो, स्वास्थ्य अच्छा लगे।
तो चिकित्सक क्या क्या दिए प्रकृति ने हमको? पहला चिकित्सक तो दे दिया जो जीवन में सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है हमारा वायु, हवा। जीवन में वायु का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस है। हम कुछ सेकंड के लिए भी बिना हवा के, बिना ऑक्सीजन के रह नहीं सकते, और हमारा उस पर ध्यान नहीं जाता। घर में सोते हैं तो कमरे बंद कर लेते हैं, वो ठंड के चक्कर में से हवा भी अंदर नहीं आ पाएगी, रोशनदान बंद, खिड़की बंद, दरवाजे बंद, कपड़े पहन लेंगे खूब, हवा नहीं मिलती, ऑक्सीजन नहीं मिलती। ऑक्सीजन नहीं मिले तो आदमी बिना उसके तो कुछ सेकंड नहीं रहना मुश्किल है। मरता है तो अपने ऑक्सीजन ही लगाते, सबको मालूम, चिकित्सक लोग बैठे हुए हैं सब लोग। तो हवा इतनी जरूरी है कि बेहद, और उसके लिए सबसे अच्छा समय है कि सुबह के टाइम या अर्ली मॉर्निंग में घूमने जाइए, ताजी हवा, फ्रेश एयर मिलती है आपको, खूब अच्छा पॉल्यूशन फ्री हवा मिलती है, बॉडी के लिए सबसे अच्छी है। पीपल एक ऐसा पेड़ है वनस्पति विज्ञान में जो दुनिया में सबसे ज्यादा रात और दिन ऑक्सीजन देता है, लेकिन लोगों को ये कह दिया इस पे देवता रहता है, इस पे राक्षस रहता है, तो लोग पीपल लगाते नहीं, लगाते तो काट भी देते। एक्चुअली ऐसे ही रहा होगा कि लोग काटे नहीं इसलिए डरा दिया होगा, लेकिन नए लोग पीपल नहीं लगाते। पीपल के तो मैं ये सब अनुभव की बातें हैं। एक पेशेंट मेरे पास आया, ये दूसरे उसमें चला गया टॉपिक में। लड़के की उम्र होगी करीब 26-28 साल, उसकी शादी के हुए 3-4 साल होने को आ गए। पटेल समाज से था, ग्वालियर के पास जगह, दतिया जिले का तहसील कौन सी है वो, अंकुर लड़के का नाम था। बच्चे नहीं थे, पढ़ाई लिखाई कम होती है तो लोग ऐसा लगता है कि भाई शादी हुई तो बच्चे जरूर होना चाहिए, और टाइम जल्दी हो जाए तो और अच्छी बात है। 3-4 साल शादी हो गए, 26 साल का लड़का था करीब। ये स्थिति हो गई, उसके स्पर्म काउंट नील, प्राइमरी स्टेरिलिटी। हमारे एलोपैथी के हिसाब से उसका कोई इलाज नहीं है। ये जो स्पर्म काउंट हो, कम हो, हेल्दी ना हो तो बढ़ाए जा सकते हैं, करे जा सकते हैं, लेकिन मेरी लाइफ का उसका मैं रिकॉर्ड रखा है, मेरे पास है, ऐसे मरीजों को मैं रखता हूँ। लेकिन मैंने कुछ एलोपैथी के संग संग उसका ये घूमना फिरना, खाना प्राकृतिक, और पीपल के फल खाना, पीपल के जो जड़ा निकलती है, जड़ निकलती है ना मूछ टाइप को, अपने उनको पिसवा के पाउडर बना के दिया। आप बिलीव करें इस बात को कि उसको जो स्पर्म काउंट उसकी, हाँ उसको डाइवर्स हो गया शादी के बाद से। इम्पोर्टेंसी थी उसका बच्चे का। अपनी माँ को लड़की ने शादी के बाद जाके बताया, और 1-2-3 साल के बाद उसको डाइवर्स हो गया। बड़ा आदमी था। तो उसके बाद ये सब मैंने उसको दिया, सब तरह से उसको करके। अच्छा, तो मैं ये रिजल्ट बताना चाहता हूं कि उस लड़के के को, उसकी लड़की जो शादी थी वो उसके पास आ गई फिर से, जिसको डाइवर्स हो चुका था, और उसके 1.5-2 साल के बाद उसको बच्चा भी हुआ, लड़का भी हुआ। तो कहने मतलब इन चीजों में भी बड़ी दम है, लेकिन स्टडी चाहिए, थोड़ा सा वो चाहिए। तो दोस्तों, तो एक वायु के बारे में बता रहा था, और पीपल के बारे में विशेष तौर से। ऐसे दूसरा आहार का है, खाने पीने का है। हमें मालूम होना चाहिए हम क्या खाते हैं, क्या नहीं खाते हैं, हमारे लिए क्या ठीक है, क्या ठीक नहीं है। खाना बने तो क्या क्या उसमें होना चाहिए, सब्जियां, फल वगैरह क्या होना चाहिए, मौसम की सब्जी होना चाहिए, मौसम की सब्जी फल होने चाहिए, सस्ते होते हैं, बेमौसम के महंगे होते हैं। तो ये सब बातें, और खाने का तरीका भी आना चाहिए। खाना खाओ तो चबा चबा के खाओ। बहुत सारे मरीज आते हैं, उनकी तकलीफ होती है साहब पेट साफ नहीं होता, बोले साहब गैस पास नहीं होती, बोले साहब जी मिचलाता रहता है। उसकी वजह उनकी आप हिस्ट्री लोगे ना, बिना कहे कह देना खाना खाने में कितना टाइम लगता है, तो कहेगा 5 मिनट लगता है। केवल एक वजह जो बिना दवा के भी ठीक हो सकती है कि कहना खाने को पियो। तो पिए कैसे, जब खूब चबाए, पानी से बन जाए, सलाइवा उसमें मिक्स हो, जिससे भोजन डाइजेस्ट होता है, लिक्विफाइड हो जाए उसका खाना। खाने को कहते हैं पियो, और पानी को कहते हैं खाओ। ये आयुर्वेद का कहा जाता है। तो पानी जल्दी ना पियो, धीरे धीरे आराम से पियो।
और भोजन को जल्दी ना करो, चबा चबा के जब कुल पानी से हो जाता है उसको घोटो। इतने से ही पेट की 50 बीमारी जिसको डीएम वगैरह कोई ठीक नहीं कर पाते, दवाई देते रहते हैं, वो ठीक नहीं होता, इससे ठीक हो जाते हैं। तो आहार का बहुत बड़ा काम। ऐसी जल का है, पानी, पानी शुद्ध होना चाहिए। शरीर में अधिकांश पानी है, पानी के बिना सब गड़बड़ है ना। तो पानी भी शुद्ध होना चाहिए और पानी की मात्रा सफिशिएंट हो। तांबे के बर्तन का पानी पियो, डाइजेशन इंप्रूव होता है, लेग्जिस्लेटिव का भी काम करता है और शरीर के अंदर कांति भी बढ़ाता है। तो पानी भी अच्छी मात्रा में लेना चाहिए, कम से कम 2-3 लीटर से कम हर एक को पानी नहीं पीना चाहिए। जिंदगी में उपवास का भी बड़ा उपयोग है। उपवास क्या, कम भोजन करना, कभी कभी गैप मार देना। हम शरीर में थक जाते हैं तो 7 दिन में संडे को छुट्टी मिलती है, यार रिलैक्स हो, यार थक गए, अपने काम करो। ऐसे पेट भी काम करते करते कभी थक जाता है तो उसको भी रेस्ट चाहिए। तो उपवास अच्छी चीज है, 7 दिन में एक टाइम तो रखा सकता है। जो नहीं रख पाते तो उस दिन केवल फल ही फल दो भाई, रोटी सब्जियां कम खाओ, फल ज्यादा खा के एक काम करो। उसके बाद अपना सूर्य, फ्री के चिकित्सक है। सूर्य इतना जरूरी है, चराचर में सब, हर व्यक्ति को सूर्य चाहिए। सूर्य के बिना, उसकी रोशनी के बिना, उसकी ताप के बिना दुनिया चल नहीं सकती। तो जितना ज्यादा अपन सूर्य में रहेंगे, लेकिन सुबह के टाइम में, धूप में नहीं, तो हमको विटामिन डी तो मिलते ही है, शरीर के इन्फेक्शंस ठीक होते हैं, शरीर के अंदर संचार प्रणाली तेज होती है, हमारा डाइजेशन इंप्रूव होता है, हर चीज इंप्रूव होती है सूर्य की रोशनी भर से। तो सूर्य में जरूर रहना चाहिए। लोगों को डर लगता है कि हम काले हो जाएंगे, कुछ हो जाएंगे, ये बेकार की बात है ना। शरीर स्वस्थ होना चाहिए। धूप में दोपहर को मत जाइए, जाओ तो चश्मा ला के जाओ, आंखों को बचाओ, कवर्ड शरीर कर लो। और उसके बाद मैं खास बात जो मैं ऑब्जर्व करता हूँ, एक व्यायाम, शरीर को फिजिकल वर्क मिलना चाहिए, कर्म करना चाहिए। आदमी स्टेटस सिंबल बना लेता है, काम ना करना मतलब पैसे वाला हो गया, तो नौकर सर्वेंट होना चाहिए, काम पे डिपेंडेंट हो जाता है, बीमारी का बड़ा कारण है। तो काम जरूर होना चाहिए। चाकू ले आइए बाजार से, 2 चाकू ले आओ, एक नया लेके बंद रख दो उसका किचन में, एक से सब्जी काटते रहिए। जिससे आप सब्जी काट रहे हैं वो चाकू हमेशा ठीक बढ़िया करेगा। जिसको आपने रख दिया ना, अनयूज रखा हुआ है, वो उसमें मोथरा हो जाएगा, बेकार हो जाएगा, काम नहीं देगा वो। तो शरीर को, ये तो शरीर है, जान है, जब बेजान ये हालत है तो हमारा, इसलिए फिजिकल वर्क जरूर चाहिए, उसमें शर्म नहीं होना चाहिए हमारे। और अगला बात होती है विचार की, सोचने की। सोचने की चीज, हमारे सोचने से, विचारों से हमारे हार्ट के ऊपर, हमारे ब्रेन के ऊपर असर आता है। तो विचार अच्छे रखिए, दूसरों की सेवा का ध्यान रखिए, दूसरों को हमारी बातें को कष्ट ना पहुंचे, दूसरे की प्रसन्नता में अपनी प्रसन्नता ढूंढिए। हमारे समाज के लोग, हमारे बहुजन समाज के लोग कैसे कैसे जीवन यापन कर रहे हैं, उनसे घृणा ना करके उनसे प्यार करिए, प्यार से समझाइए तो आपकी बात मान लेगा। आपको लगेगा ये हमारा हितैषी बन के बात करोगे तो जरूर मानेगा। और आखिरी बात है निद्रा, नींद। मेरे अपने अनुभव के आधार पर यदि दुनिया में सबसे इम्पोर्टेंट कोई चीज है इन 6, 7, 8 चीजों में, तो नींद भी बहुत अति इम्पोर्टेंट है, भोजन से ज्यादा इम्पोर्टेंट है। आप कोई काम करता हो, 2-4 दिन काम कर लेगा, 24 घंटे मजदूर, पैसे दीजिए बढ़ा के, कर लेगा, लालच में गरीब आदमी है। जब 5-6 दिन भी रात दिन काम में लगा रहो, खूब पैसा दीजिए, 2-1 दिन बाद ऐसा कहेगा सब पैसे ले लो, सब मुझे तो सोने दीजिए, सोने दीजिए। तो नींद बहुत जरूरी चीज है, नींद ठीक आती है, सारे सिस्टम ठीक रहते हैं। दोस्तों, आप सब लोगों ने मुझे सुना, धन्यवाद, टाइम दिया। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय भीम।